नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे समीक्षा हो रही है, उसकी विवेचना हो रही है, कई तथ्य सामने उभर कर आ रहे हैं। हालांकि इन तथ्यों ऐसा नहीं कि ये तथ्य बिल्कुल ही सामने नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इन तथ्यों के बावजूद ये लग रहा था कि बहुत कुछ जो है इनका असर होने वाला नहीं है। उसमें दो मुद्दे खास तौर से उभर कर सामने जो आ रहे हैं, अभी तक आए हैं, उनमें एक है उम्मीदवार को लेकर जो है नाराज़गी, वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी। और दूसरा मुद्दा है राष्ट्रीय विमर्श का अभाव। देखिए, अगर आप 2014 और 2019 के चुनाव नतीजों की अगर समीक्षा करें तो आपको ये नज़र आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा आकर्षक था और 2024 में भी रहा। लेकिन फिर ये प्रदर्शन क्यों हुआ? 2024 में 2014 और 2019 जैसा परफॉर्मेंस बीजेपी की क्यों नहीं हो पाई? उसकी वजह ये है, फिर कह रहा हूँ, कि उम्मीदवार और राष्ट्रीय विमर्श। कैसे? उम्मीदवारों में आप देखिए, बीजेपी 441 सीटों पर लड़ी, उनमें से 110 पर दल बदलुओं को टिकट दिया, जिनमें से सिर्फ 41 जीते। और ये आप मान कर चलिए, ये CSDS के आंकड़ों में और दूसरे सर्वे जो आ रहे हैं उनके आंकड़ों में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर है, कार्यकर्ता है, उसने दल बदलुओं का साथ पूरी तरह से नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में रही कि प्रधानमंत्री के नाम पर हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, लोग उसको आकर वोट दे देंगे। ये गलतफहमी उसकी इस चुनाव से दूर हो गई कि प्रधानमंत्री का आकर्षण जरूर है, प्रधानमंत्री ऐसे वोटर्स लेकर आते हैं जो अन्यथा बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी लाएंगे। और जब आप इतनी बड़ी संख्या में दल बदलुओं को लाते हैं, उनका जो है इंडक्शन जो है वो अगर लंबे समय में हो, एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, तब उनको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे कार्यकर्ता भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाना और अपने कैडर के लोगों की उपेक्षा करके ऐसे लोगों को टिकट देना, ये भाजपा को भारी पड़ा। 441 में से 110, लगभग 22-23% जो है दल बदलुओं को टिकट जो पार्टी दे, राष्ट्रीय पार्टी जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो सबसे ताकतवर देश की पार्टी है, जिसकी लोकसभा में अकेले सदस्य संख्या 303 थी और सहयोगियों के साथ 353 थी, उस पार्टी का घटकर अपना अकेला जो अकेले की सीट है वो 240 पर आ गई, 240 पर, और एनडीए की सीटों की संख्या 292 पर आ गई। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ? तो मैंने एक बात कही उम्मीदवारों की, तो दल बदलुओं का मुद्दा तो एक है। दूसरा मुद्दा ये है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वैसे बीजेपी ने पूरे देश में लगभग 40% सिटिंग एमपीज़ के टिकट काटे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 26% के काटे। क्यों? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, जिसके बारे में बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे कह रहा था कि ये हार जाएंगे और इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, उनको भी टिकट दे दिया गया। और उनको टिकट दे दिया गया तो सवाल यह है कि ये उम्मीद कर लिया गया कार्यकर्ता आंख बंद करके जिसको भी टिकट देंगे उसका समर्थन करेगा। अब इसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर आज कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन ये इतना सहज नहीं है। ये उम्मीदवार क्यों उतारे गए और इनके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। टिकट सिलेक्शन में किसका वीटो चला, किसके कहने पर? ये जो कम से कम हारे हुए उम्मीदवारों के बारे में तो ये समीक्षा होनी ही चाहिए, ये किसकी रिकमेंडेशन पर इनको टिकट दिया गया और संगठन ने इनके बारे में क्या फीडबैक दिया था, और सबसे बड़ी बात, संघ ने इनके बारे में क्या फीडबैक दिया था। अब पता चल रहा है कि जो दलित वोट खिसके हैं, इसके बारे में संघ पहले से चेता रहा था भाजपा के संगठन को,
लेकिन संगठन सोया हुआ था, निष्क्रिय था, अकर्मण्य था। उसने कुछ नहीं किया है। इसकी काट के लिए कोई अभियान, कोई प्रयास, किसी तरह का प्रचार नहीं किया गया कि इसको रोका जा सके कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये बात नीचे तक पहुंच रही थी। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता पहुंचता हो चाहे नहीं, संघ का स्वयंसेवक नीचे तक हमेशा 365 दिन और 24/7 रहता है। उसका काम ही सबसे ज़्यादा यही है, लोगों से मिलना जुलना। किसी परिवार में वो दोपहर का भोजन करता है, किसी परिवार में वो रात का भोजन करता है, किसी परिवार में शाम की चाय पीता है। तो लोगों के संपर्क में सबसे ज़्यादा रहता है और इस बात की नाराज़गी लोगों में बहुत ज़्यादा थी जिस तरह से दल बदलुओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा था। अब देखिए, बीजेपी के वोट कहाँ कहाँ घटे हैं। बीजेपी का कुल वोट अगर 2019 की तुलना में आप देखेंगे तो सिर्फ 1.2% घटा है, बहुत ज़्यादा नहीं घटा है। वोट घटा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। इन 5 राज्यों में घटा और बढ़ा कहाँ? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। और घटने वाले में पश्चिम बंगाल को भी जोड़ लेना चाहिए। तो इन 6 राज्यों में वोट घटा और इन 5 राज्यों में बढ़ा। लेकिन जिन राज्यों में बढ़ा उसमें इतना नहीं बढ़ा कि घटने वाले राज्यों का जो आंकड़ा है उसकी भरपाई कर सके। तो इसलिए जो है 1.2% की कमी आ गई और उसके कारण 63 सीटें चली गईं। लेकिन कारण सिर्फ इतना नहीं है, उम्मीदवार एक कारण है और बहुत बड़ा कारण है। और मुझे जो साजिश की बातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा इसी में साजिश नज़र आती है। जानबूझकर, अब ये मेरा सवाल है और ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है, क्या जानबूझकर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनके जीतने की संभावना नहीं थी? अगर ये गलत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सही है तो बहुत चिंता की बात है। दूसरा कारण, आप 2014 और 2019 के चुनाव को देखिए तो 2 फैक्टर थे जो बीजेपी को 272 के पार ले जाने में मददगार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उनका आकर्षण, और दूसरा एक राष्ट्रीय विमर्श का होना। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अकेला पड़ गया, उसे राष्ट्रीय विमर्श का साथ नहीं मिला। 2014 को याद कीजिए तो एंटी इनकम्बेंसी, उसके अलावा मनमोहन सिंह सरकार का भ्रष्टाचार और उसमें उम्मीद की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी का आना। तो एक राष्ट्रीय विमर्श था कि इस सरकार को बदलना है, ये सरकार महाभ्रष्ट है, इसको बदलना है। और उसके साथ मोदी का व्यक्तित्व जुड़ा। बीजेपी 272 पार कर गई, 283 सीटें आई, 283। 2019 में मोदी का व्यक्तित्व उसी तरह से प्रभावी रहा और उसके साथ जुड़ गया राष्ट्रवाद का मुद्दा। जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो एक स्ट्रांग लीडर, डिसाइसिव लीडर, ये मोदी का व्यक्तित्व और उसमें राष्ट्रवाद जुड़ा। ये दोनों जुड़कर जो है और ताकतवर बन गए और बीजेपी की सीटों की संख्या अकेले बढ़कर 303 हो गई और उसके सहयोगियों के साथ उसकी सीटों की संख्या 253 पहुंच गई। इसलिए जो है 2014-2019 के चुनाव को अगर आप देखेंगे, अभियान को और उसके मुद्दों को, तो आपको समझ में आएगा 2024 में क्या हुआ। 2024 में कोई राष्ट्रीय विमर्श, कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था। मोदी का व्यक्तित्व अकेले था और उस पर पार्टी की अति निर्भरता हो गई और उसमें कोढ़ में खाज का काम किया गलत उम्मीदवारों का चयन और दल बदलुओं को इतनी बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में उतारना। अभी मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा हूं कि कौन सा मुद्दा हावी रहा, किस मुद्दे की वजह से। एक मुद्दा सिर्फ जो है वो आरक्षण का है। एक झूठ बोलकर विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया अपना, जिसको वो नीचे तक ले जाने में सफल रहे और भारतीय जनता पार्टी का कैडर इसकी कोई काट नहीं कर पाया, संगठन इसकी कोई काट नहीं कर पाया। संगठन में इसके लिए कोई प्रयास भी हुआ, इसके भी संकेत, इसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में नहीं था, 2014 और 2019
दोनों लोकसभा चुनावों को भाजपा प्रेसिडेंशियल चुनाव बनाने में कामयाब हो गई। 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। तो एक तरह से जो है मनमोहन प्लस राहुल और उनके सामने नरेंद्र मोदी, तो चुनाव प्रेसिडेंशियल बन गया। इसी तरह से 2019 में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया, फिर चुनाव प्रेसिडेंशियल बन गया। तो मोदी के सामने राहुल गांधी का कद बहुत बौना नजर आया। लोगों को राहुल गांधी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए राहुल गांधी की तरफ देखने को तैयार नहीं थे। फिर प्रेसिडेंशियल हो गया चुनाव, मोदी बनाम राहुल गांधी, और फिर नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है। इस बार विपक्ष की कमजोरी ही उसकी ताकत बन गई। कमजोरी ये कि विपक्ष ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन उसका कोई नेता नहीं चुन पाए और किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में वो पेश नहीं कर पाए। ये उनकी कमजोरी थी, लेकिन यही उनकी एक तरह से ताकत बन गई, क्योंकि इसी मुद्दे ने इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा नहीं होने दिया। मोदी के सामने कौन जिसका विरोध करें, जिससे तुलना करें, ऐसा कोई था ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर राहुल गांधी को कोशिश की कि किसी भी हालत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम सामने ना आए। कांग्रेस को मालूम था कि जैसे ही राहुल गांधी का नाम मोदी के सामने आएगा, मोदी मैदान मार लेंगे। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी को एक तरह से कहें तो छिपा कर रखा गया कि मोदी से उनका आमना सामना न होने पाए। तो ये कांग्रेस के लिए एक तरह से सुविधा या कहें कि फायदे का सौदा हो गया, और कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का न होना विपक्ष के फायदे में चला गया, नुकसान होने की बजाय। वरना पिछले 25-30 साल की राजनीति देखें तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर राज्य का चुनाव है तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आपका कौन है, और अगर देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। इस बार लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से हुआ ये कि चुनाव ज़्यादा स्थानीय हो गया। पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में जितने लोगों ने उम्मीदवार को देखकर वोट दिया था, इस बार उनकी संख्या 5% बढ़ गई, 5% जो है बढ़ गई। उन्होंने उम्मीदवार को देखकर वोट दिया, और उम्मीदवार के चयन में बीजेपी ने जो किया उसकी चर्चा कर चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका असर जो है वो साफ साफ दिखाई देता है कि चुनाव जो उम्मीदवार था उसकी लोकप्रियता अलोकप्रियता के दायरे में सिमट गया। तो जो उम्मीदवार या जो सांसद जिनको रिपीट किया गया, जिनका जनता से संपर्क था लगातार, जो जनता के बीच में अलोकप्रिय नहीं थे वो जीत गए। जिनका संपर्क नहीं था, जो अलोकप्रिय हो चुके थे, फिर भी टिकट पा गए, अलग अलग कारणों से टिकट पा गए। किन कारणों से टिकट कुछ लोगों को मिला, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। जो काम एक समय कांग्रेस पार्टी में होता था वो बीजेपी में होने लगा है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं कर सकता। लेकिन सुनकर जो है अचंभा होता है कि बीजेपी में भी ऐसा हो सकता है, और लेकिन ऐसा हुआ है। ये जानकारी पुख्ता है लेकिन प्रमाण नहीं है। तो इसलिए ये जो 3-4 मुद्दे हुए बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का कारण बने। अब अगर जो भी समीक्षा हो रही है, जो भी इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश हो रही है, उसमें अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, सबसे पहले उम्मीदवारों के चयन में अंतिम फैसला किसका था। और केवल जनरल बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग उम्मीदवार के बारे में अलग अलग लोगों का दबाव रहा होगा, ऐसा मानकर चलना चाहिए। तो किन लोगों का था, खास तौर से जो उम्मीदवार हारे उनके बारे में किसने सिफारिश की थी, किसकी रिकमेंडेशन थी, संघ से इस बारे में कितनी सलाह ली गई थी। उम्मीदवारों के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि संघ के पास बीजेपी से ज़्यादा ग्राउंड का फीडबैक होता है। तो संघ के लोगों का ऐतराज़ ये था कि भाई आप हमारे कहने से, हमारी रिकमेंडेशन पर किसी को टिकट मत दीजिए, लेकिन हम जो फीडबैक दे रहे हैं उसको सुनिए। तो
तो उसको सुना नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब ये किस स्तर पर तय हुआ कि संघ के लोगों का फीडबैक सुना ही नहीं जाएगा, मानने की बात तो अलग है। इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए और उम्मीदवारों के बारे में तो ज़रूर ही होनी चाहिए। और पन्ना प्रमुख की मैं पहले बात कर चुका हूं कि आखिर संगठन में कौन जिम्मेदार था, पन्ना प्रमुख सुचारू रूप से काम करें, उनका जो संगठन है वो पूरी तरह से सक्रिय है या नहीं, ये देखने का जिम्मा किसका था। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बीजेपी को हुआ तो आरक्षित सीटों पर, जो दलितों के लिए आरक्षित सीटें थी, 156 में से 34 इस बार बीजेपी हार गई। उन्हीं को अगर जोड़ लीजिए आप तो बीजेपी 272 का आंकड़ा पार कर लेती है। इस वोट बैंक के खिसकने का फिर बार बार मैं कह रहा हूं, इसका अंदाज़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को, विभाग प्रमुखों को, क्षेत्र प्रचारकों को, इन सब लोगों को था। लेकिन बीजेपी में इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और इसके लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाने की कोई कोशिश भी नहीं हुई। तो जितने तथ्य बाहर निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी की इस स्थिति के लिए बीजेपी के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। मतदाता पर दोष मढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। मतदाता को आपने मजबूर किया कि वो आपसे दूर जाए या घर बैठ जाए, दोनों चीज़ें हुई। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग। अब पार्टी ने समीक्षा के लिए टीम बनाई है, वो रिपोर्ट देगी। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, कल ही बनाया है, आपने शायद देखा होगा। देखते हैं उसकी रिपोर्ट क्या आती है, उससे पता चलेगा कि सही मायने में कोर्स करेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।